नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आरडीएस एग्जाम जोन में। दोस्तों आज हम अ, हिंदी ग्रामर में आज हम समास पढ़ने जा रहे हैं और यह समास आपको 12th के एग्जाम में 12th के बोर्ड एग्जाम में और 10th के बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास। समास देखिए मैं जल्दी इसको ख़त्म करूँगा समास। सबसे पहले हम समास के भेद देखते हैं। समास समास जो है कुल 6 प्रकार के होते हैं। समास जो है कुल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम इसमें समास केवल पहचानना सीखेंगे। ठीक है, समास के बारे में सब कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं इसमें केवल आपको समास के बारे में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप समास को पहचानिएगा। तो देखिए जो 6 प्रकार होते हैं ना समास के, उसमें जो पहला होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। उसको हम बोलते हैं अव्ययी भाव समास। उसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। ठीक है, नाम से आपको पता चल रहा है कि जिस समास का भाव जो है वह अव्यय हो, यानी यानी इसको ऐसे कह सकते हैं, अम, इसे 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 अव्यय प्रधान समास कहते हैं। इसे अव्यय प्रधान समास कहते हैं। प्रधान समास कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस समास में अव्यय शब्द की प्रधानता हो, ठीक है ना, माने जिसमें अव्यय की प्रधानता हो कि उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसमें अव्यय प्रधान, इसे हम अव्यय प्रधान समास कहते हैं। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि जिसमें जिसमें अव्यय की प्रधानता हो, अव्यय की प्रधानता अव्यय की प्रधानता हो, उसे उसे हम अव्यय समास कहते हैं। अव्यय समास कहते हैं। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ है बाबू, यहाँ पे नोट करके लिख दे रहा हूँ, नोट, कि इसका मतलब यह है कि जिसका, ऐसे लिखेंगे, जिसका पता हमें अव्यय से प्राप्त होता है, अव्यय से प्राप्त होता है। अब जैसे समझना वैसे समझ लीजिए। ठीक है ना, अव्ययी भाव समास उसको बोलते हैं, इससे अव्यय प्रधान समास कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिसमें अव्यय की प्रधानता हो। ऐसे भी पूछता है एग्जाम में कि उस समास को क्या कहते हैं जिसमें अव्यय की प्रधानता हो, उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। उससे हम अव्यय समास कहते हैं। समास होना चाहिए, समास लिख दिया। अव्यय समास कहते हैं जिसका पता हमें अव्यय से प्राप्त होता है। अव्यय से प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है बार बार, अव्यय। यहाँ पे देखिए अव्यय का अर्थ क्या होता है। अव्यय अव्यय का अर्थ क्या होता है बताइए। ठीक है, अव्यय का अगर जनरली आप अर्थ देखेंगे तो इसका अर्थ होता है जो व्यय ना हो, जो जो व्यय ना हो, यानी जो खर्च ना हो ऐसे, या फिर जिसका रूप ना बदले, ऐसे भी कह सकते हैं, जिसका रूप ना बदले, जिसका रूप ना बदले उसे हम अव्यय कहते हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अव्यय जो समास है, अव्यय समास, ये पहचानने के दो तरीके हैं। कैसे आप पहचानेंगे? पहचानने के दो तरीके हैं। आपने समझा है ना कि अव्यय का अर्थ क्या है। जो व्यय ना हो, यानी जो परिवर्तन ना हो, या फिर जिसका रूप ना बदले उसे हम अव्यय बोलते हैं। ठीक है, जिसका कभी रूप ना बदले। अब हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसके पहचानने के दो तरीके हैं। पहला जो होता है, पहला उसको बोलते हैं आपको कि मूल शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे
मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगा हो, मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगा हो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका जो है उसको बोलते हैं रिपीटेड शब्द, रिपीटेड वर्ड्स, ठीक ना। रिपीटेड शब्द, अभी मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। जैसे देखिए पहला को है, जब पहला है उसको क्या लिखेंगे, जैसे लिखते हैं हम लोग कि कि भरपेट, भरपेट। देखिए मैंने इसमें कहा मूल शब्द, मूल शब्द पेट है, पेट का अर्थ तो निकलता है ना, भर का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसमें कह रहा है कि जिसमें अव्यय प्रधान, इससे इसी भर से पता चला, इसी भर से यहाँ पे लिखा है ना कि जिसका पता हमें अव्यय से प्राप्त होता है, मतलब इस अव्यय से, इस अव्यय से प्राप्त होता है कि भर पेट, ठीक है। यानी जो पहले आपको उपसर्ग लगा हो, पेट के पहले क्या लगा है, भर, एक उपसर्ग है, तो इसको बोलेंगे हम अव्ययी भाव समास। जैसे लिखेंगे यथासंभव, यह शब्द काफी पॉपुलर है, यथासंभव, यथासंभव, ठीक ना। यानी संभव शब्द है, इसके आगे क्या लगा है, यथा, ठीक है ना। तो मतलब मूल शब्द के आगे, मूल शब्द हो गया और इसके आगे क्या लगा है, यथा जो शब्द लगा है यह उपसर्ग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। और भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम लिखेंगे यथाशक्ति, यथाशक्ति, तथा भक्ति बोलते हैं ना, यथाशक्ति यानी शक्ति जो है शब्द है, इस शब्द के आगे क्या लगा है, यह उपसर्ग है, तो इसको हम बोलेंगे अव्ययी भाव समास, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रतिदिन, 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 दिन जो शब्द है उसके पहले क्या लगा है, प्रति, प्रति उपसर्ग है, ठीक ना। प्रति कभी नहीं बदलता, प्रति जो है ना अव्यय है, कभी नहीं बदलता, सबके साथ प्रति ही रहेगा। यथा कभी नहीं बदलता, यहाँ पे मैंने लिखा है ना कि जो व्यय ना हो, जिसका रूप ना बदले, इसका रूप बदलता है क्या कभी, यथा का, यथा ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे यथा का रूप नहीं बदलेगा। भर का रूप कभी बदलता है, कभी भरी पेट होता है, भर पेट ही होता है। प्रति का रूप बदलता है, नहीं बदलता है। तो प्रतिदिन, यहाँ आप देखेंगे दिन के पहले क्या लगा है, प्रति, एक उपसर्ग है, तो यह हो जाएगा, यह शब्द जो हो जाएगा प्रतिदिन, यह हो जाएगा आपको अव्ययी भाव समास। उसके बाद देखिए और लिखेंगे अपाद मस्तक, काफी इंपॉर्टेंट है अपाद मस्तक, ठीक है। अपाद मस्तक, यह देखिए मस्तक के पहले जो लगा है यह उपसर्ग है, यहाँ पे देखिए, तो इसको हम बोलेंगे कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। उसके बाद देखेंगे, जैसे बहुत लोग बोलता है ना, क्या बिना फायदा के काम किया है, तो बेफायदा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, बेफायदा। देखिए फायदा लिखा हुआ है, फायदा के पहले बे जो है उपसर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अपाद मस्तक, तो पाद मतलब पैर होता है, मस्तक मतलब सर होता है, उसके पहले उपसर्ग लगा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, यह पाद मस्तक जो शब्द है उसके पहले उपसर्ग लगा है अ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हमको अव्ययी भाव समास बोलते हैं, ठीक है। अब बेफायदा में देखिएगा, फायदा के पहले क्या लगा है, बे लगा है, ये आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और भी देख लीजिए और एक निर्विवाद, निर्विवाद, देखिए विवाद है, विवाद के पहले निर्भाव लगा है, नी, इसको तोड़ते हैं तो निह जो विवाद होता है, तो निह उपसर्ग है, तो इसमें, और विवाद के पहले, तो इसको हम बोलेंगे अव्ययी भाव समास। और देख लीजिए जैसे उपकुल, कुल के पहले उप लगा है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रत्युपकार, प्रत्युप, प्रत्युपकार, देखिए प्रति जोड़ उपकार, उपकार के पहले प्रति जो शब्द लगा, यहाँ भी प्रति लगा हुआ है, यहाँ भी प्रति है, यह उपसर्ग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास बोलेंगे। जैसे लगता है ना अकारण, अकारण उनका मृत्यु हो गया, तो कारण से पहले अ लगा है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनुरूप, बहुत सारा शब्द है, अनुरूप, रूप के पहले अनु, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। रूप एक शब्द है, शब्द के पहले अनु, अनु जो है उपसर्ग है, तो यानी इसी उपसर्ग से पता चलता है, ठीक है ना, इसी उपसर्ग से पता चलता है, इसी उपसर्ग से पता चलता है कि अव्ययी भाव समास। यहाँ पे लिखा है ना कि जिसका पता हमें अव्यय से प्राप्त होता है उसको अव्ययी भाव समास बोलते हैं। और भी कुछ लिख दूं, जैसे अध्यात्म, अध्यात्म, ठीक है, आत्म के पहले अधि लगा है इसमें, अध्यात्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसके बाद और कुछ चलिए इतना ही रहने देता हूँ। जो दूसरा है आपको रिपीटेड शब्द देखेंगे, रिपीटेड शब्द उसको हम लोग बोलते हैं अव्ययी भाव।
रिपीटेड सर में क्या होता है, जैसे सर सर, जैसे लोगों को जब सर्दी हो जाता है तो उनका नाक बोलता है सर सर, ठीक है, ऐसे लोग नहीं प्रयोग करता है सर सर। उसके बाद धीरे धीरे, होले होले, जो रिपीटेड शब्द होता है उसको भी बोलते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे एकाएक, एकाएक बिजली चमकी, तो एकाएक जो शब्द है वो कौन सा शब्द है, अव्ययी भाव समास है। धड़ाधड़, धड़ाधड़ पाकिस्तानियों का विकेट गिरने लगा, तो धड़ाधड़ जो है वो धड़ाधड़, ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव। उसके बाद दिनानुदिन, दिन और दिन, दिनानुदिन, दिनानुदिन अव्ययी भाव समास। ऐसे ही होले होले, इसको बोलते हैं, मतलब रिपीटेड जो शब्द होगा ना, इसमें दिन और दिन जो रिपीटेड है इसको बोलते हैं अव्ययी भाव समास। तो जो रिपीटेड होगा और जिसके पहले उपसर्ग लगा होगा, यह जो है उसको अव्ययी भाव समास बोलते हैं। उसके बाद आप लोग क्या देखेंगे, तत्पुरुष समास, काफी इंपॉर्टेंट तत्पुरुष समास। यहाँ पे एक स्टार लगा दे रहा हूँ, आपको स्टार से पता चलेगा कि यह दूसरा समास है। यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो गया। उसको हम लोग देखेंगे तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। और इसको पहचानने के लिए हम सबसे पहले कारक याद होना चाहिए, कारक। तो आप लोग कारक आप लोग याद कर लेंगे, जैसे होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को के लिए या पदान से, ठीक है, और संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, ठीक है, और अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी, आपको याद होगा, ठीक है। नहीं याद होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा या फिर लिख दूं, चलिए लिख दे रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, इसकी पहचान, जैसे मैंने लिखा ना ऊपर वाले में, आप लोग क्या देखिएगा, इसकी पहचान मूल शब्द के आगे उपसर्ग लगाने से या फिर रिपीटेड शब्द, और इसकी पहचान जो होती है ना, इसकी पहचान कारक से होती है, कारक से होती है। जैसे कारक आपको अगर याद होगा तो ज्यादा उचित है, नहीं तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे लिखते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से चाहे द्वारा, दोनों एक ही में होता है, ठीक है, ब्रैकेट डालिए सबको, करण से के द्वारा। फिर उसके बाद संप्रदान के लिए, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए। कारक के 8 प्रकार होते हैं बाबू। कारक के अगर आपसे कोई पूछेगा कारक के कुल कितने प्रकार होते हैं, तो कारक के 8 प्रकार होते हैं। उसको लिखिएगा, अपदान, अपदान में भी से होता है, अपदान में भी से होता है, लेकिन यह जो से है ना, वो अलग होने के भाव में, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह अपदान में हो जाएगा। क्योंकि यहाँ भी आपने अपदान देखा है, कहाँ, करण में, ठीक है, यहाँ भी से है और यहाँ भी से है, तो दोनों से में अंतर है। यह जो से है ना, वो अलग होने के लिए जब होता है, मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद देखिए, एक और कारक है आपको, संबंध कारक। संबंध में क्या लिखता है, काकी के, आप सबको याद होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, काकी के, नानी ने और रारी रे, और रा री रे, यह आपको संबंध कारक है। यह सब प्रयोग होता है आपको तत्पुरुष समास में। उसके बाद होता है अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, ठीक है। उसके बाद संबोधन, संबोधन कारक में क्या देखेंगे, संबोधन हे अरे अजी, हे अरे अजी, ये संबोधन कारक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम, इसकी पहचान जहाँ पे लिखा हूं मैं, इसकी पहचान कारक से होती है, यानी इन सभी कारकों से, अच्छा 2 कारक को छोड़ के, इसमें कर्ता का प्रयोग नहीं होता है, कर्ता ने वाला का प्रयोग नहीं इसमें देखते हैं। और कौन सा, जो संबोधन होता है, इसका प्रयोग हम लोग इसमें नहीं करते हैं। इस दोनों को छोड़ के बाकी जो 6 बचता है ना कारक, उसका प्रयोग हम तत्पुरुष समास में करते हैं।
जैसे कि आप देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कहेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बस ड्राइवर, कहेगा बस ड्राइवर। जैसे इसका विग्रह कीजिएगा, उसको तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, बस का ड्राइवर। तो का कहाँ है यहाँ पे देखिए, का कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान का के लिए, यहाँ पे का होता है, यहाँ पे संबंध में का है ना, बस ड्राइवर है, बस का ड्राइवर। तो जिसका हम इसको तोड़ेंगे, इसको या विग्रह करेंगे उसको बोलते हैं। तो विग्रह करेंगे उसको तोड़ेंगे तो इसमें जो बीच में आता है शब्द का, बस का ड्राइवर, तो हम कह देंगे कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। और भी देखिए, गगनचुंबी, जैसे इमारत होता है ना गगनचुंबी, ठीक है ना, गगन को चूमने वाला, ठीक है ना, गगन को, तो यहाँ पे संप्रदान हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो संप्रदान हो जाएगा तो कौन सा समास, तत्पुरुष समास। उसके बाद स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, या फिर माखन का चोर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सब इसी में से आपको देख के बनाना होता है। हस्तलिखित लिखता है, हस्तलिखित, हाथ के द्वारा लिखा हुआ, हाथ के द्वारा लिखा हुआ, तो यहाँ पे देखिएगा द्वारा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। और भी जैसे देखिए, गृह स्वामी, घर का मालिक, है ना, गृह स्वामी। उसके बाद है संबंध में आपको और क्या देखेंगे, अच्छा, और देखिए पूंजीपति, 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 ठीक है। पूंजी का मालिक उसको बोलते हैं शरणागत, शरण को आगत, शरणागत। उसके बाद है जलमग्न, जल से मग्न, जलमग्न। फल वाला, फल वाला, ठीक है, फल वाला, बस ड्राइवर हो गया। राम राज्य, राम का राज्य। अभी फल वाला मतलब फल को बेचने वाला, है ना, फल को बेचने वाला, संप्रदान में आ रहा है, हम लिखेंगे तत्पुरुष समास। राम राज्य हो गया। उसके बाद गुरु दक्षिणा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है गुरु, गुरु दक्षिणा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम। और गृहागत, शरणागत के बाद देखिए शरणागत ऊपर है तो गृहागत, घर को आने वाले, गृह जोड़ आगत, है ना। राजपुत्र, ये सब आपको सब तत्पुरुष समास हो। धर्मयुक्त, धर्मयुक्त बहुत सारा है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, लास्ट मैं बताऊंगा तत्पुरुष समाज के बारे में और अच्छा तरीका से, तो सब समझ लेंगे तो इसको बताऊंगा मैं। तत्पुरुष समाज भी आपने समझ लिया। अब उसके बाद जो है दूसरा, थोड़ा पेज पलट लूँ मैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसके बाद होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ठीक है। अब इसमें देखिएगा ना बाबू, कि पहला इसमें पूछता है वो कौन सा समास है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, ऐसे एग्जाम में पूछ देता है। तो इसमें ऐसे लिख दूं, चलिए लिख दे रहा हूं कि पहला पद लिखिएगा, पहला पद विशेषण, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद, पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है। ऐसे ही आप लोग याद कर लीजिएगा, विशेष से होता है, ये पूछता है। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। या फिर उसको पहचान करने का तरीका मैं बता रहा हूं, यहाँ पे देखिए, पहचानने, पहचानने का तरीका, कर्मधारय को कैसे पहचानिएगा। इसमें क्या किया जाता है ना कि जब भी इसका विभाजन करते हैं, ठीक है ना, जब भी इसका विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे
मन करे तो आप भी लिख लीजिएगा। विभाजन करने पर, उसे याद रहेगा, विभाजन करने पर पहला वाला जो है ना, पहले वाला ऐसे लिख लेंगे, पहले वाला शब्द दूसरे वाले का क्वालिटी बताता है। दूसरे वाले का क्वालिटी बताता है। दूसरे वाले का क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। ठीक है, जैसे उदाहरण जैसे आएगा ना आपके सामने तो आप समझ लीजिएगा कैसे क्वालिटी बता रहा है। जैसे मैं कहूँगा नीलकमल, नीलकमल है ना, कमल जो है ना ये कैसा है, अब नीला या जिसको विग्रह करेंगे आप तोड़ेंगे तो नील जोड़ कमल हो जाएगा, तो कमल का दूसरा वाला पद है। ठीक है, उसको विशेष से बोलते हैं, विशेष से, और यह विशेषण बता रहा है कि कमल का विशेषता क्या है कि वह नीला है। ठीक ना, यानी पहला वाला जो है दूसरे वाले का विशेषता बताता है। जैसे मैं लिखूंगा काली मिर्च, क्या विशेषता है इसमें, ये बता रहा है ना कि मिर्च जो है वह काला है, काली मिर्च इसको बोलेंगे। जैसे बोलते हैं, जैसे अधपका, अधपका, ठीक ना, पका तो है लेकिन कैसा है, आधा पका है, यह विशेषता बता रहा है कि यह जो फल है वह अधपका है। उसके बाद देखिए घन श्याम, यही एग्जाम में पूछता है, घन श्याम, ठीक है ना, जैसे श्याम है ना उसका विशेषता बता रहा है। ठीक है ना, घन श्याम। अच्छा यहाँ पे देखिए घन का अर्थ जो होता है ना बाबू, घन, घन का अर्थ होता है घन, इसका अर्थ होता है आपको बादल। घन का अर्थ क्या होता है? बादल। बादल जो है ना वह श्याम कलर का है, घन श्याम। घन मतलब बादल होता है, घन श्याम। ठीक है, ऐसे देखिएगा। उसके बाद देखिएगा महाराजा, महाराजा, महान है राजा। ठीक है, राजा का विशेषता बता रहे कि वो महान है। ठीक है ना, यहाँ बादल की विशेषता बताया, श्याम, घन श्याम। बादल के श्याम जो है ना वो कैसे हैं? बादल के जैसे हैं। उसके बाद देखिएगा विद्याधन, 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 क्या ऐसे बोलेंगे? इसको बोलेंगे विद्यारूपी धन, ऐसे बोलेंगे। धन जो है ना किस, कैसा है? विद्या रूप का है, विद्यारूपी धन बोलेंगे। चंद्रमुख, चंद्रमुख, जिसका मुख है ना वो कैसा है? चांद के जैसा है। यहाँ दूसरे वाले का विशेषता बता रहा है। ठीक ना, तो यह हो गया आपको कर्मधारय समास। और उसके बाद देखते हैं आपको द्विगु समास। द्विगु, द्विगु समास। ठीक है, अब द्विगु समास में बहुत आसान है द्विगु समास। देखिए द्वि मतलब लिखा है ना, द्वि मतलब दो, है ना, द्वे, द्वि मतलब होता है दो, टू। टू क्या है? अंक है। बहुत उसको संख्या बोलता है लेकिन संख्या नहीं, अंक है ये। तो जो जो मतलब संख्यावाचक हो, अंकवाचक हो, ऐसे लिखेंगे, जो वैसा शब्द जो संख्यावाचक हो, संख्यावाचक को हम लोग बोलते हैं, संख्यावाचक शब्द को, शब्द को द्विगु समास कहते हैं, कहते हैं। जैसे देखो ना यहाँ पे, जैसे नवरात्र चल रहा है ना, लिखो जैसे नवरात्र। ठीक ना, नौ जो है ना संख्या है। उसके बाद आपको क्या देखिए, चौराहा, एग्जाम में पूछता है चौराहा। चौ जो है संख्यावाचक है। उसके बाद त्रिभुज। उसके बाद है आपको त्रिकोण, बात बराबर है, त्रिभुज, त्रिकोण। पंचतत्व, पंच जो शब्द है संख्या है। उसके बाद पंचामृत, पंचामृत। उसके बाद देखिएगा शतक, क्रिकेट में लोग मारता है शतक। ठीक है, उसके बाद दशक,
दशक। और कुछ पंचवटी, ठीक है, पंचवटी। त्रिरत्न, त्रिरत्न। दशावतार, दशावतार। 10 जो है संख्या है, त्रि जो है संख्या है, पंच संख्या है, 10 जोड़े 10 संख्या है, सत मतलब 100 होता है, 101। ठीक ना, यह सब संख्यावाचक शब्द हैं जिसको हम लोग द्विगु समास बोलते हैं। जैसे देखिए ना, दोपहर, दोपहर, तिरंगा, बहुत सारा शब्द है, तिरंगा इत्यादि। इसे केवल यहाँ पे दो, तीन, तीन रंग का यहाँ पे संख्यावाचक है, उसको हम लोग बोलते हैं आपको द्विगु समास। उसका हम लोग देखेंगे बहुब्रीहि समास। देखिए, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए बहुब्रीहि समास में होता है ना कि इसमें जो शब्द बने होते हैं, न तो पहला पद दूसरे पर निर्भर होता है, ना दूसरा पहले पर निर्भर होता है। ठीक है, बल्कि यह तीसरे तीसरे शब्द, तीसरा अर्थ निकलता है, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि। इसको लिख लें, लिखिएगा आप। जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में बने हुए शब्द का अर्थ, बने हुए शब्द का अर्थ न तो पहले पद पर निर्भर होता है, न तो पहले पद पर, कह रहा है जिस समास में बने हुए शब्द का अर्थ न तो पहले पद पर निर्भर होता है, न तो पहले पद पर निर्भर होता है, निर्भर होता है, और न ही, और न ही दूसरे पद पर। जिस समास में बना जो शब्द है ना, जो शब्द का अर्थ है, ना ही पहले पद पर निर्भर होता है, ना ही दूसरे पद पर, दूसरे पद पर निर्भर होता है। ठीक है, निर्भर होता है, बल्कि, ऐसे लिखेंगे आप, बल्कि, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, बल्कि किसी, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। वस्तु का बोध होता है। ठीक है ना, मतलब कहने का अर्थ है ना कि कोई समास है और समास का जो शब्द का अर्थ है, अब उस समास को विग्रह करने में जो उसका पहला पद है उस पर भी निर्भर नहीं है, जो दूसरा पद है उस पर भी निर्भर नहीं है, वो किसी तीसरा अर्थ देता है, वो कोई तीसरा अर्थ देता है। जैसे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे लिखेंगे, अब उदाहरण से आप लोग को पता चल जाएगा। लिखा है पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर का अर्थ होता है क्या, जिसका अंबर, जिसका जो वस्त्र है ना वो पीला हो, पीताम्बर। ठीक है ना, तो पीताम्बर जो है, पीताम्बर जनरली किसको बोलते हैं हम लोग, पीले वस्त्र वाला, क्या बोलेंगे, पीले वस्त्र वाला। या किसको बोलते हैं, पीताम्बर बोलेंगे तो कृष्ण का भाव आता है या फिर विष्णु का भाव आता है। तो ठीक है ना, शब्द मैंने कहा कुछ और, दिमाग में आया कुछ और। जैसे मैं कहूँगा चक्रपाणी, या फिर आप लोग कहिए नीलकंठ, नीलकंठ, है ना, नीलकंठ कहेंगे भले हम, लेकिन ध्यान में आएगा नीलकंठ शंकर को, भोलेनाथ को बोलते हैं, शंकर को। ठीक है, शब्द कहेंगे कुछ और लेकिन दिमाग में कुछ और आएगा। जैसे मैं आपसे कह दूं लंबोदर, आपके दिमाग में क्या आया, आपके दिमाग में गणेश जी आए होंगे। तो शब्द मैंने कुछ और कहा लेकिन दिमाग में कुछ और आ जाए तो उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास, उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे पंचानन, पंचानन, पांच है सर जिसका, पंचानन, पांच आनन वाले, ठीक ना। तो पंचानन किसको बोलते हैं, पंचमुखी, ये सब पंचमुखी, पंचानन, ये आपको हनुमान जी को बोलते हैं, पंचानन, पंचमुखी।
ठीक ना। पंचमुखी हनुमान जी आप सुने होंगे। उसका देखिए त्रिलोचन, भोलेनाथ का नाम है त्रिलोचन, 3 नैनों वाले त्रिलोचन। त्र्यंबकम, अब यहाँ भी आप कहेंगे कि यहाँ पे त्रि लिखा हुआ है, त्रि, तो त्रि तो है यहाँ पे, मैंने बोला कि संख्यावाचक है, तो नहीं, यहाँ संख्यावाचक भले दिख रहा है लेकिन त्रिलोचन कहने पे कुछ किसी दूसरे भाव का प्रकट हो रहा है, इसलिए त्रिलोचन आपको द्विगु समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे मैं लिख दूंगा त्र्यंबकम, ओम त्र्यंबकम यजामहे, सुने हैं ना, त्र्यंबकम, त्र्यंबकम ऐसे लिखते हैं, त्र्यंबकम, ठीक ना। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद पंचमुखी हो ही गया। दशानन बोलिए तो दशानन जैसे नाम लेते हैं, तो यहाँ त्र्यंबकम जो है यहाँ शंकर जी का से बोध होता है, ठीक है, त्र्यंबकम। यहाँ पे दशानन कहूंगा तो यहाँ पे रावण का सब से बोध होता है, तो जिससे दूसरे का बोध हो जाए उसको हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं, यह पहचानने का नियम है। जैसे बोलते हैं वीणा पाणी, चक्र पाणी, वीणा, सरस्वती जी को बोलते हैं ना वीणा पाणी, वीणा पाणी, पाणी मतलब हाथ होता है, पाणी मतलब क्या होता है, पाणी मतलब हाथ होता है। इस जो हाथ में अपने बीड़ा पकड़ी है ना, बीड़ा पाड़ी मतलब बीड़ा धारण करने वाली, सरस्वती जी को बोलते हैं चक्रपाणी, चक्रपाणी। चक्र को धारण करने वाले किसको बोलते हैं, विष्णु को। जिसे दूसरा अर्थ निकले हम उसको बहुब्रीहि समास बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए अब देखते हैं द्वंद्व समास, यहीं पे लिख दे रहा हूँ आपको द्वंद्व समास, आप लोग नोट कर लीजिएगा। द्वंद्व, देखिए कई बार द्वंद्व और द्विगु में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है नाम को लेके, तो द्विगु में दो है, द्वि है, वहां पे द्वि मतलब दो, यहाँ पे द्वंद्व है, ठीक ना। अब द्वंद्व में क्या होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, ठीक है ना। या फिर एक और चीज में लिखते हैं कि विग्रह करने पर इसे इसे मतलब जब शब्द को जब तोड़ते हैं ना उसको बोलते हैं विग्रह करना। इसको विग्रह करने पर बीच में आता है या, और, अथवा, एवं, एवं का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है, उसको बोलते हैं द्वंद्व समास, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं लिखूंगा एग्जाम्पल में, उदाहरण में देखिएगा, लिखिएगा आपको रातों रात, रातों रात, रातों रात, नहीं रातों रात तो आपको यह गड़बड़ हो गया। मैं ये तो हो, यह तो हो जाएगा अव्ययी भाव समास, रात और रात दो बार रिपीटेड शब्द है, यह नहीं होगा, रात दिन हो जाएगा, रात दिन, हमेशा एक साथ ही प्रयोग होता है, रात दिन, बीच में यहाँ पे हाइफन होता है, रात दिन, है ना। तो रात दिन कहेंगे, बिगड़ा मैंने इसको क्या किया, तो क्या बोलेंगे, रात, रात और दिन, रात और दिन, तो बीच में आया ना और, या फिर रात या दिन ऐसे बोलते हैं। उसको देखिएगा काम क्रोध, काम और क्रोध, काम क्रोध तो क्या लिखेंगे, काम और क्रोध, ठीक है ना। इसमें दोनों पद प्रधान है, रात, रात का एक अलग प्रधानता है और दिन का एक अलग प्रधानता है, काम का एक अलग प्रधानता है, क्रोध का एक अलग प्रधानता है। जैसे बोलते हैं मारपीट, मार और पीट, ठीक है ना, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। उसके बाद देखिएगा भोजन पानी, भोजन पानी। उसके बाद क्या देखिएगा कि काम क्रोध, काम क्रोध तो हो ही गया, ठीक है, गुण दोष, गुण दोष हो गया, फल फूल, फल फूल,
ठीक है। फल फूल, लोभ मोह, ये सारा का सारा द्वंद्व समास है। लोभ मोह सारा हमेशा एक ही साथ प्रयोग होता है, लोभ मोह। पाप पुण्य, पाप पुण्य। सुरासुर, सुरासुर देखिए तो सुरासुर, सुरासुर में क्या है, सुर और असुर, सुर और असुर दोनों है। विग्रह करने पर और आ रहा है ना बीच में, सुर और असुर। उसके बाद माता पिता, भाई बहन, माता पिता, भाई बहन, जीजा साली, पति पत्नी, भाई बहन, ये सारा का सारा द्वंद्व समास हो जाएगा। पति पत्नी, बस रहने दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या तो आपका समास खत्म हो गया, आप इसको एक दो बार दोहरा लेंगे तो इससे समास बाहर नहीं पूछने वाला है आपसे। ठीक है, ठीक है बच्चों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।